हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर्स ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में CDF भी कहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, हमारे लेक्चर में हम लोग देखेंगे PDF और उसकी प्रॉपर्टी को। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे CDF और उसकी प्रॉपर्टीज। और हमारे हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और भी यूजफुल लिंक मिलेगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं? देखिए, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है इसे देखिए। सबसे पहले तो देखिए लिखने का तरीका क्या है। f कैपिटल X सबस्क्रिप्ट में और ब्रैकेट में स्मॉल x i। तो f मतलब फंक्शन है, f फंक्शन के लिए f ले लिए हैं, बट जो कैपिटल X लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रैंडम वेरिएबल को। जो कैपिटल X है ये ही हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे लिखे हैं फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, इसे x y कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो स्मॉल x i है ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, ठीक है। x तो एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, इसकी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी वैल्यू 0 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो जो स्मॉल एक्स आई है वो उस रैंडम वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि किस वैल्यू पर हम देख रहे हैं CDF को। और कैपिटल एक्स कौन से रैंडम वेरिएबल की हम लोग CDF देख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट पॉइंट xi इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल x, p मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल x विच इज लेस देन और इक्वल टू xi। मीन्स CDF रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटीज को रैंडम वेरिएबल x की, कब तक, जब तक कि वो xi के बराबर या उससे लेस हो। मीन्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी up to the random variable up to the xi। हम क्या क्या कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x टिल xi। मतलब xi पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा CDF रिप्रेजेंट करेगा। CDF f x और xi ये एक तरह से इस तरह क्या है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कब तक, जब तक कि वो xi तक न पहुंच जाए। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लीजिए, आप एग्जांपल से हम समझेंगे तो हम इसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझने के लिए हम लोग एक सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसा हम लोग पिछली बार एक एग्जांपल लिए थे कि हम लोग दो कॉइन को सिमल्टेनियसली फ्लिप कर रहे थे। तो दो कॉइन को सिमल्टेनियसली फ्लिप करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, यही आएगा। मीन्स या तो आउटपुट में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड हेड आ सकता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस वाइल फ्लिपिंग टू कॉइन्स, ठीक है। जब आप दो कॉइन को सिमल्टेनियसली फ्लिप करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो अगर हम इसमें देखें, अगर मैं इसमें एक रैंडम वेरिएबल x मानूं, x इज द रैंडम वेरिएबल विच शोज द नंबर ऑफ गेटिंग हेड, नंबर ऑफ गेटिंग हेड। तो देखिए अगर हम दो कॉइन को सिमल्टेनियसली फ्लिप करें तो उसमें हेड कितने बार आ सकता है, या तो एक बार भी ना आए, या फिर एक बार आए, या फिर दो बार आए, ठीक है। तो ये इसका रैंडम वेरिएबल x बन गया जो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट हो गया। देखिए जैसे ये टेल टेल है, मतलब एक हेड एक बार भी नहीं आ रहा है तो ये इसको रिप्रेजेंट, ये इसके साथ एसोसिएट होगा। इसमें इन दोनों में हेड एक बार आ रहा है तो ये इसके साथ एसोसिएट होगा, और इसमें हेड दो बार आ रहा है तो ये इसके साथ एसोसिएट होगा। मीन्स ये जो हमारा सैंपल स्पेस है उससे हम लोग क्या बनाया, एक रैंडम वेरिएबल बनाया, और रैंडम वेरिएबल क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ गेटिंग हेड इन एक्सपेरिमेंट, इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस में चार जो केसेस हैं, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, ये चारों केसेस क्या हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बायस्ड तो है नहीं, तो रैंडम है तो चारों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, और चारों ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल इक्वल टू टेल हेड इक्वल टू हेड हेड, और सभी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 के बराबर होगी, ठीक है। बट देखिए
ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हुई, ये इवेंट होने की, ये इवेंट होने की, ये इवेंट होने की, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। बट अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं क्या कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, मीन्स मैं क्या निकाल, ये प्रोबेबिलिटीज क्या है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट और रैंडम वेरिएबल x विल बी जीरो। तो x विल बी जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए x जब जीरो है तब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों टेल आ रहा है इसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसलिए क्या होगा 1/4। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विल बी 1, तो रैंडम वेरिएबल x 1 कब होगा, x 1 दो केसेस में हो रहा है, जब हेड टेल आ रहा है या फिर टेल हेड आ रहा है, इन दो केसेस में हो रहा है। और इन दो केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 कितना होगा 1/2 होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 देखिए, एक ही केस में जब हमारा दोनों हेड आ रहा है उसी में हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या कहलाया, हमारा इस तरह से प्रोबेबिलिटी, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट our random variable x is 0 कितना है 1/4, probability that our random variable x is 1 कितना है 1/2, probability that our random variable x will be 2 कितना है हमारा 1/4 है। ठीक है, अब अगर हम इसमें हम लोग क्या देखें, इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें, मीन्स अगर हम लोग इसमें क्या देखें कि हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स, और देखो यहाँ पे क्या होता है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो 0 क्या होगा, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0 से लेस तो कुछ है ही नहीं, इसमें तीन ही चीज़ें हैं 0 1 और 2, तो इसकी ये कितने, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 होगी। ठीक है, अब मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालूँ फॉर 1 फॉर रैंडम वेरिएबल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो 1 हो, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये देखिए 1 से लेस में लेस देन या इक्वल टू दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्या दो चीज़ें हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास x इक्वल टू 0 हो प्लस प्रोबेबिलिटी क्या हो x इक्वल टू 1 हो, यही दो चीज़ें हैं, क्योंकि 1 से लेस में तो 0 भी आता है, 0 होगा और 1 होगा, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x 8.1। तो क्या हो गया 1/4 प्लस 1/2 मीन्स 3/4। सिमिलरली अगर हम लोग निकालें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x फॉर रैंडम वेरिएबल 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4। यहाँ से देख सकते हैं 1/4 1/2 और 1/4, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी 1। देखिए अब मैं इसको सबको अगर मैं एक बार दोबारा लिख लूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली, तो हमें सबसे पहले मिला क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x 8.0, ये हमें मिला 1/4। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x 8.1, ये हमें मिला 3/4 और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 8.2 ये हमें मिला 1। यही हमारे पास तीन रैंडम वेरिएबल्स थे, तो ये तीन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिले। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस में मैं क्या रखूं, रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू को रखूं और यहाँ पे मैं क्या बनाऊं, प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये एक्स आई है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 0 है रैंडम वेरिएबल, 1 है और 2 है, यही तीन हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं 0 1 और 2। तो देखिए 0 पर कितना है 1/4, तो मैं क्या 0 पर हमारा लेट सपोज दिस इज 1/4। ठीक है,
वन पे, जीरो से लेकर के वन तक क्या रहेगा, ये 1/4 ही रहेगा। फिर वन पे क्या हो रहा है, 3/4 हो रहा है। वन पे क्या हो रहा है, ये 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, वन पे क्या हो जाएगा, 3/4। फिर टू पे क्या हो रहा है, टू पे क्या हो रहा है, वन हो रहा है, तो टू पे फिर 1/4 बढ़ जाएगा, और ये क्या रहेगा, टू के बाद हमेशा वन रहेगा। तो इस तरीके से हमें एक स्टेप सिग्नल ऐसे में देखने को मिलेगा। दिस इज अ स्टेप सिग्नल। देख रहे हैं आप, स्टेप में ऐसा इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अ स्टेप सिग्नल। तो ये स्टेप सिग्नल को अगर मैं एज ए फंक्शन की तरह लिखूँ, एफ ऑफ एक्स एक्स आई, अगर फंक्शन की तरह स्टेप फंक्शन लिखूँ, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, देखिए जीरो पर क्या है, जीरो पर इसके स्टेप की साइज कितनी है, 1/4, तो क्या लिखूँगा, 1/4 यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये एक्स है, रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सेस है, प्लस वन पे क्या है, इसमें क्या हो गया, 3/4 और इंक्रीज हो गया, तो क्या, सॉरी 3/4 हो गया ना, तो इसमें इंक्रीज कितने का हुआ, 1/2 का इंक्रीज हुआ। 1/2 यहाँ पे ऐड हुआ, तब ये 1/4 से क्या हुआ, 3/4 हुआ। तो ऐड कितने का होगा, 1/2 का, और यू, और ये देखिए ये जो स्टेप है ये कितने से शिफ्टेड, जैसे वन, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा स्टेप सिग्नल बनाऊँ, तो 1/2 का स्टेप सिग्नल जो कि वन से शिफ्टेड हो, ये जीरो है, ये वन है, और इसकी हाइट कितनी है, 1/2। तो 1/2 हाइट का सिग्नल, और जो वन स्टेप से शिफ्टेड हो, वो इसमें ऐड होगा 1/4 में। तो प्लस 1/2 यू ऑफ एक्स माइनस क्या लिखूंगा मैं, वन, प्लस ये इस पॉइंट पर टू पर क्या है, फिर 1/4 ऐड हो रहा है, टू पर क्या है, 1/4 फिर से ऐड हो रहा है, तो 1/4 यू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो स्टेप्स की साइज है, 1/4, 1/2 और 1/4, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आई। जैसे ये 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल जीरो की प्रोबेबिलिटी है। 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल वन की प्रोबेबिलिटी है। ये 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल टू की प्रोबेबिलिटी है। और देखिए यहाँ पर एक्स में कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब एक एक्स की वैल्यू, शिफ्टिंग की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर शिफ्टिंग कितना है, वन, यहाँ पर शिफ्टिंग कितना है, टू। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस शिफ्टिंग इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा, एफ एक्स एक्स आई इज इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, मतलब जितने भी हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, इक्वल टू क्या है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इनटू यूनिट स्टेप सिग्नल दैट इज शिफ्टेड बाय दैट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आई दैट इज शिफ्टेड बाय, देन यूनिट सिग्नल इज शिफ्टेड बाय वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल केस में ये हमारा क्या होगा, एक यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में होगा, जिसका हाइट कितना होगा, उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा, और जो शिफ्टेड कितने से होगा, शिफ्टेड होगा उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के बराबर। रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स आई, उसके बराबर होगा। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ CDF देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है हमें, कि CDF की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, और वन से लेस देन और इक्वल टू होगी। इट मीन्स जो CDF की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई करेगी। तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस जो एक CDF का एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, जीरो पर इसकी वैल्यू थी 1/4, फिर वन पे इसकी वैल्यू थी 3/4, और फिर टू पर इसकी वैल्यू थी वन। ऐसा हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, वन पर इसकी वैल्यू 1/4, टू पर इसकी वैल्यू टू पर इसकी वैल्यू वन थी। इस टाइप का हमने देखा था। तो देख पा रहे हैं कि कभी भी इसकी वैल्यू जीरो से कम नहीं हुई, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। तो क्या होगा, जीरो तक होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम जीरो, और मैक्सिमम कितना होगा, वन। जीरो से वन के बीच में ही इसकी वैल्यू होगी। पहली प्रॉपर्टी है ये। सेकेंड प्रॉपर्टी, माइनस इन्फानाइट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और प्लस इन्फानाइट पर CDF की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। इस एग्जांपल में हमने देखा था कि ये जीरो से पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जा रही थी, और ये जीरो कंटिन्यूस माइनस इन्फानाइट तक यहाँ पे इसमें क्या थी, जीरो थी, और ये वन पे आके सेचुरेट हो गई थी। तो वन के बाद प्लस इन्फानाइट तक इसकी वैल्यू कितनी थी, वन ही थी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है।
कि फॉर रैंडम वेरिएबल माइनस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और प्लस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर आपको CDF फंक्शन पता है, CDF फंक्शन पता है, और अगर आपको दो रैंडम वेरिएबल x1 और x2 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो भी कब, जब x2 इज ग्रेटर देन x1, तो क्या करना है आपको, CDF एट पॉइंट x2 को माइनस कर दीजिए CDF एट पॉइंट x1 से। देखिए CDF एट पॉइंट x2 क्या बताता है, x2 तक की प्रोबेबिलिटी, और पॉइंट CDF एट पॉइंट x1 क्या बताता है, x1 तक की प्रोबेबिलिटी। तो x2 तक की प्रोबेबिलिटी को अगर आप माइनस कर देंगे x1 तक की प्रोबेबिलिटी से, तो हमें x1 और x2 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज अवर, दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बताता है कि हम किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x पर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें, उस रैंडम वेरिएबल x के जस्ट बाद का CDF और उसके जस्ट पहले का CDF, दोनों का अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें उस पॉइंट पर हमें CDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ये जो है, दिस ऑकर्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ग्राफ हमने कैसे देखा था, अभी जैसे हमने देखा था इस टाइप का था। 0 पर इसका एग्जाम्पल के लिए देखा था, 0 पर इसकी वैल्यू थी 1/4, 1 पर इसकी वैल्यू थी 3/4, ठीक है, और 2 पर इसकी वैल्यू थी 1। ये हमारा CDF है। तो देखिए अगर मैं किसी डिसकंटिन्यूस पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट किसे कहेंगे, मीन्स उस पॉइंट के जस्ट पहले और उस पॉइंट के जस्ट बाद में हमें वैल्यू कुछ टोटली डिफरेंट हो, जैसे जैसे पॉइंट 1 है, 1 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4, 1 के जस्ट पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4, दिस इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 देखिए, 2 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और 2 के जस्ट पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो किसी डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे, लेट सपोज पॉइंट x इक्वल टू 1 पर हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट के बाद का CDF, उस पॉइंट के बाद का CDF कितना है, देखिए 3/4, इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4, और इस पॉइंट के पहले का CDF, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4, तो 3/4 को अगर आप माइनस कर देंगे 1/4 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2। यही हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 कितना था, 1/2 था। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 कितना होगा, 1 माइनस 3/4, तो कितना होगा, 1/4। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, 0 पे क्या निकालेंगे, तो इधर कितना है, 1/4 है, और इसकी साइड तो 0 ही है, तो 1/4 माइनस 0, तो कितना जाएगा, 1/4। तो यही हमने प्रोबेबिलिटी देखा था जब हम लोग उस एग्जाम्पल को कर रहे थे, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली वाला एग्जाम्पल कर रहे थे, तो यही हमने प्रोबेबिलिटी देखा था। तो ये हम लोग डिस्क्रीट पॉइंट पर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, और ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर वैलिड है। फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमें ऐसा स्टेप फंक्शन नहीं देखने को मिलता, हमें क्या मिलता है, था ऐसा कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज देखने को मिलती है। तो किसी अगर पॉइंट पर अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें, तो इसके जस्ट बाद और जस्ट पहले लगभग वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जस्ट बाद और जस्ट पहले लगभग वैल्यू सेम रहती है, तो आपकी क्या आ जाती है, उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0, क्योंकि जस्ट बाद और जस्ट पहले लगभग वैल्यू क्या रहती है, अगर हम लोग बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस लें तो लगभग वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी देखें कि CDF इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, CDF इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का हमारा मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ये x एक्सेस में अगर हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल x है, और जहाँ पे CDF है, तो x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, या तो हमारा CDF की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट या फिर इंक्रीज, ऐसा कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। रैंडम वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा CDF की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए किस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से कि ऐसा, ये ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। कभी भी ये देखिए यहाँ पे मैंने गलत बना दिया, ऐसे यहाँ घटेगा नहीं, कभी भी क्या करेगा, ऐसा ही क्या करेगा, ये बढ़ेगा। ऐसा कभी भी आपका ऐसा x की वैल्यू बढ़ रही थी, घटेगा, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
तो CDF इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं x2 और x1, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1, देन CDF एट पॉइंट x2 विल बी ग्रेटर देन CDF एट पॉइंट x1। ठीक है, ये सिमिलरली ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का ही एक अलग फॉर्म है। इसी को ही हम लोग इस टाइप से कह सकते हैं। अगर x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है, मीन्स x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है, तो CDF एट x2 विल बी ग्रेटर देन CDF एट x1। ठीक है, कभी भी ये इससे कम नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि वो फंक्शन CDF है या नहीं है, तो हमें उसमें दो पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट हमें उसमें ये चेक करेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू 0 और प्लस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू 1 है या नहीं। ठीक है, पहला हम लोग ये चेक करेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट पर 0 और प्लस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू 1 है कि नहीं, इसे एक चेक करेंगे। और दूसरा क्या चेक करेंगे कि वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, मीन्स इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन CDF एट x2 इज ग्रेटर देन CDF एट x1 इज और नॉट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये एक वैलिड CDF है या नहीं है। तो हमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले बात इसकी माइनस इन्फाइनाइट पर वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए माइनस इन्फाइनाइट पर वैल्यू क्या होगी? देखो ये जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और माइनस इन्फाइनाइट तो नेगेटिव एक्सेस में होगा, तो नेगेटिव एक्सेस में क्या है? 0 दिखा है ना, 0 अदरवाइज। तो माइनस इन्फाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। प्लस इन्फाइनाइट पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? देखिए प्लस इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो x की वैल्यू अगर प्लस इन्फाइनाइट, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, तो ये है फंक्शन, ये वाला पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है। तो यहाँ प्लस इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट आएगा। तो माइनस इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैं आपको बता रहा था माइनस इन्फाइनाइट पर तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है इस वैल्यू को। प्लस इन्फाइनाइट पे क्या करेंगे? e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पे x की जगह प्लस इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो 1 माइनस 0 क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए हम दो रैंडम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। लेट सपोज हमने एज्यूम किया x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2। ये दो रैंडम वेरिएबल हमने एज्यूम किया। अब इस दोनों पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे? इस CDF की वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और अगर इस फंक्शन की वैल्यू x2 पर ग्रेटर होगी x1 के कंपेयर में, तो हमारा क्या होगा? ये वैलिड CDF होगा। तो हमने निकाला है इसको। तो देखिए 1 पर हमारे वैल्यू आई 1 माइनस e टू पावर माइनस 1/2, इसकी वैल्यू आई 0.39। और 2 पर वैल्यू 1 e टू पावर माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू आई 0.632। तो हमने क्या पाया? CDF की वैल्यू जो है, जो फंक्शन की वैल्यू है x2 पर ग्रेटर है वो x1 से, दैट मीन्स इट इज़ अ वैलिड CDF फंक्शन। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।